नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है दोस्तों। यह जो क्लास है 8वीं कक्षा से संबंधित है दोस्तों। और अध्याय जो है 7वां अध्याय है दोस्तों। ओके, ये इस पार्ट का नाम जो है मुद्रा एवं बैंकिंग। तो इस अध्याय में जो है दोस्तों बैंक संबंधित बैंक के संबंधित प्रश्नोत्तरी दिए गए हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ दोस्तों आप सभी से। दोस्तों, ये जो पीडीएफ जो बना रहा है मेरा फ्रेंड, वो यूं ही नहीं बनता है दोस्तों। पीडीएफ जब भी बनाते हैं उसको बहुत समय लगता है। ओके, आसान से पीडीएफ कोई नहीं बनाता। पहले तो पढ़ना है, ओके, फिर पढ़ने के बाद लिखना होता है। ओके, पढ़ने के बाद लिखना होता है, फिर उसके बाद वीडियो बनाना भी कोई आसान चीज़ नहीं है दोस्तों। ओके, वीडियो भी कोई आसान चीज़ नहीं है, उसको एडिटिंग करना होता है। ओके, एडिटिंग करना होता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है दोस्तों आप लोग वीडियो को तो विजिट कर रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी मेरे लिए तो नहीं, मेरे दोस्त के लिए तो आप एक तो लाइक बनता है दोस्तों। ओके, एक लाइक तो उसके लिए बनता है। बेचारा वो जो मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो उसके लिए तो ज़रूरी है दोस्तों। तो जब भी आप वीडियो पे आ जाएगा, सबसे पहले आपको लाइक करना है दोस्तों, क्योंकि उसका जो हौसला है वो बढ़ सकता है और वो लगातार पीडीएफ बना पाएगा। और मैं जो हूँ दोस्तों, उस पीडीएफ का विवरण मैं इस क्लास के माध्यम से आपको समझाऊंगा। ओके, तो दोस्तों उसके लिए तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। यही मेरी जो है दोस्तों आपसे विनती है। ओके, ये मेरी आपसे विनती है दोस्तों। मैं तो कॉलेज जाऊंगा दोस्तों, क्या मैं कॉलेज का काम छोड़ के पीडीएफ बना पाऊंगा? नहीं, इम्पॉसिबल दोस्तों। ओके, इम्पॉसिबल, वो पीडीएफ बनाना इम्पॉसिबल, पीपीटी कराना। मुझे कॉलेज में ही बहुत सारा काम होता है, तो मैं वो काम छोड़ के ये पीडीएफ नहीं बना सकता। ओके, तो उसके लिए दोस्तों आप एक बार सोचिए, अगर कोई कोचिंग सेंटर होता है तो क्या वो आपको फ्री में मटेरियल प्रोवाइड करता है? नहीं ना दोस्तों। ओके, मटेरियल प्रोवाइड नहीं कर पाता। उस बात को अगर आपके दिमाग में आ रहा है वैसी बात, तो एक लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि उसका भी हौसला बढ़ता है और वो भी मेहनत करने के लिए आगे बढ़ता है। ओके, तो ओके, चलिए दोस्तों हम आज की प्रश्नोत्तरी शुरू करते हैं। जो पहला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है, वस्तु विनिमय पद्धति में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो सबसे पहले इस प्रश्न में जो दोस्तों वस्तु विनिमय क्या होता है? वस्तु विनिमय विनिमय वो है दोस्तों जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। वस्तुओं का आदान प्रदान, आदान और प्रदान होता था दोस्तों। और वो किस समय दोस्तों? जब मुद्राएं नहीं आई थी। वो समय था जब मुद्रा नहीं था। ओके, मुद्राओं को किसने लाया दोस्तों? शासकों ने लाया। ओके, मुद्राओं को किसने लाया? शासकों ने मुद्राओं को लाया है। तो वो वस्तु विनिमय पद्धति में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? समझे, मैं आपको बता देता हूँ कि वस्तु विनिमय पद्धति में सबसे बड़ी समस्या क्या थी। तो देखिए दोस्तों, एक प्रणाली थी। इस पद्धति में सबसे बड़ी समस्या आवश्यकताओं के दोहरे संयोग, यानी जिसको जो आवश्यकता है, जिसको जो आवश्यकता है वो नहीं मिल पाता था दोस्तों। समझो, बाधा क्या है बोल तो आपको ऐसा व्यक्ति खोजना पड़ता था। जो हमारे पास जो अनाज है, हमें अनाज चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अनाज जिसके पास है उसको ढूंढेंगे। ओके, उस व्यक्ति को ढूंढेंगे और हम क्या करेंगे दोस्तों? आदान प्रदान। उसके पास जो वस्तु है हम लेंगे, हमारे पास जो वस्तु है उन्हें देंगे। मगर वो व्यक्ति भी जो हमें चाहिए वही जो वस्तु उसके पास होना चाहिए, तब जाके आप क्या करोगे? वस्तुओं का विनिमय कर पाओगे, यानी अदला बदली कर पाओगे। ओके, तो इसमें जो है सबसे बड़ी जो कठिनाई थी, मूल्य निर्धारण की जो कठिनाई हमें यहाँ पे दिखाई देती थी। ओके, तो इसका जो उत्तर है बी है दोस्तों। फिर भी आपको एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ। तो इसका जो सही जो दोस्तों वस्तु विनिमय कहने का लेन देन, दोस्तों कहने का मतलब है लेन देन करना। ओके, तो ये था इसका दोस्तों मूल्य निर्धारण की कठिनाई। क्योंकि दोस्तों वस्तुओं के मूल्य को मापने के लिए कोई सर्वमान्य, यानी जैसा पैसा, पैसा जैसा कोई चीज नहीं थी, वस्तु नहीं थी, जिससे कि तय करना मुश्किल होता था। जब पैसा नहीं है तो उस वस्तु का जो मूल्य होता है हम नहीं तय कर पा रहे थे, तो उस समय बहुत ही मुश्किल होता था कि एक गाय के बदले कितनी किलो चावल या कितने किलो
कपड़े मिलेंगे। तो यहाँ पे हम तुलना यानी मूल्य को निर्धारण नहीं कर पाते दोस्तों। ओके, एक गाय है, उस गाय के बदले हमें चावल कितना मिलेगा, गेहूं कितना मिलेगा, हाँ, जो है हम तय नहीं कर पाते थे। इसलिए इसका जो सही उत्तर है दोस्तों बी। ओके, इसका सही उत्तर बी है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न यहाँ पे है वस्तु विनिमय। मैंने इसे पहले समझाया वस्तु विनिमय क्या है। ओके, में किस वस्तु का विभाजन संभव नहीं था, तो इससे पहले मैंने बता दिया था किसका दोस्तों, यहाँ पे गाय। ओके, गाय मैंने बता दिया। तो यहाँ पे ऑप्शन में मैंने क्या दिया, बकरी दिया। तो बकरी का भी कोई तो यहाँ पे विभाजन संभव है नहीं है, क्योंकि गाय के बदले हमें चावल कितना, गेहूं कितना, तेल कितना मिलेगा। इस तरह से हम अगर सोचेंगे तो बकरी भी है ना दोस्तों, बकरी के ऊपर ही हमें गेहूं कितना मिलेगा, चावल कितना, यानी हम मूल्य निर्धारण नहीं कर पाते थे, मूल्य निर्धारण नहीं कर पाते थे। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है सी, जो इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है। दोस्तों पहले क्या किया था हमने, पहले प्रश्न में वस्तु विनिमय को देखा था, विनिमय वस्तु, जो वस्तु विनिमय था उसे हमने देखा है। ओके, और अभी हम देख रहे हैं मुद्रा, यानी वस्तु के बाद क्या आया दोस्तों, मुद्रा। मुद्रा किसने यानी लेन देन में जो लाया था, तो वो शासकों ने क्या किया था, वो लेन देन में लेकर आए थे, यानी मुद्राएं मुद्रित किए थे। तो इसमें मुद्रा का मुख्य अर्थ क्या है, तो इसका जो मुख्य अर्थ है विनिमय, विनिमय का माध्यम, यानी आदान लेन देन का एक माध्यम है। मुद्रा क्या है, लेन देन का एक माध्यम है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो है वस्तु विनिमय पद्धति आज भी मुख्यतः कहाँ प्रचलित है। कहाँ प्रचलित है दोस्तों, तो देखिए शहरों में, उद्योग क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में और बंदरगाहों पर है। तो कहाँ पर है दोस्तों, आज भी हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो हमें यह चीज़ देखने को मिलेगी कि वस्तु का आदान प्रदान हो रहा है। तो किसी के घर में अगर चावल नहीं है, किसी के घर में चावल नहीं है, तो वो क्या करेगा दोस्तों, वो बाजू वालों के घर के पास से एक शेर चावल लेगा। ओके, एक शेर चावल लेगा, फिर वो बाद में क्या करेगा दोस्तों, वो बाद में क्या करेगा, जैसे ही उसे चावल मिलता है वो उस चावल के बदले चावल दे देता है, चावल के बदले क्या करता है दोस्तों, चावल दे देता है। आपने देखा होगा आज भी ये जो है ग्रामीण क्षेत्र में ये हमें देखने को मिलता है दोस्तों। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों सी है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं दोस्तों। ओके, तो मैं चावल का उदाहरण इसलिए लिया, उसके साथ आपको सभी को पता है इसलिए मैं चावल का उदाहरण लिया है। जो गरीब है, जो गरीब है बेचारा, वो चावल खरीद नहीं पाता, जो कूपन से आजकल तेलंगाना में जो है दोस्तों कूपन मिलता है। ओके, तेलंगाना में कूपन मिलता है, तो गरीब का जो है जल्दी खत्म हो गया, समझो कोई जो है रिश्तेदार आया है। ओके, रिश्तेदार आ गया है, उसकी वजह से उसके जो चावल हो गए खत्म हो गए, तो उसके बदले वो क्या करेगा दोस्तों, वो जो है दोस्तों दूसरों के पास यानी बाजू वालों के पास से लेकर आके वो अपना जो है घर चलाता है, फिर बाद में जैसे ही मिलता है वो उसे दे देता है। और हमारे यानी जो हमारा जो गांव है दोस्तों उसके बाजू में ही महाराष्ट्र है दोस्तों। ओके, उसके बाजू में महाराष्ट्र है, और वहाँ पे जो है दोस्तों गेहूं मिलते हैं, गेहूं मिलते हैं। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं दोस्तों, वो गेहूं दे के चावल लेते हैं दोस्तों। गेहूं तेलंगाना लोगों को क्या करते हैं, तेलंगाना में जो है उनको चावल मिलता है ना दोस्तों, तो इनको महाराष्ट्र वालों को गेहूं मिलता है, तो ये क्या करते हैं, गेहूं लेकर चावल दे देते हैं या चावल लेकर गेहूं देते हैं। इस तरह की प्रक्रिया वहाँ पे चलती रहती है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, धातु मुद्रा के रूप में किसका उपयोग किया गया है। धातु मुद्रा के रूप में किसका उपयोग किया गया है, ए लकड़ी, बी तांबा, चांदी, सोना, सी कागज, डी पत्थर। तो धातु मुद्रा के रूप में जो है दोस्तों तांबे और चांदी और सोने का जो है दोस्तों इस्तेमाल किया था। जो शासक थे दोस्तों, जो शासक यानी जो राजाएं थे, उन्होंने मुद्राएं मुद्रित करने का जो परंपरा की शुरुआत की थी, तो उन्होंने पहले तो तांबे का इस्तेमाल किया। ओके, यानी कुछ राजाओं ने तांबे का इस्तेमाल किया, फिर बाद में कुछ राजाओं ने चांदी का इस्तेमाल किया मुद्राओं के लिए, और किसी ने सोने का इस्तेमाल किया। ओके, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा बी, इसका सही उत्तर बी होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, धातु मुद्रा की समस्या क्या थी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों धातु मुद्रा की समस्या क्या थी हम जानेंगे। पहले तो ए टिकाऊ नहीं थी, बी भारी होती थी, सी दुर्लभ नहीं थी, डी अविश्वसनीय थी। क्या थी दोस्तों, अविश्वसनीय थी। तो हम उसके बारे में यहाँ पे थोड़ी चर्चा कर लेंगे दोस्तों। ओके,
एक तो दोस्तों इसकी जो समस्या थी दोस्तों वो थी दोस्तों भारीपन, यानी बहुत वजन होते थे दोस्तों। भारीपन होने के कारण, वजन होने के कारण लेन देन, ओके, यानी ले जाने के लिए समस्या होती थी दोस्तों। परिवहन में कठिनाई होती थी, यानी कहीं भी ले जाना है तो कठिनाई होती थी, बहुत सारा वजन हो जाता था दोस्तों। उसके साथ ही क्या है दोस्तों, चोरी का खतरा, यानी चोरी का खतरा भी होता था, ओके, कोई चुरा भी ले जा सकता था दोस्तों। और उसके साथ क्या होता था दोस्तों, वो जो है दोस्तों उसकी शुद्धता की जांच की जाती थी, शुद्धता की जांच की जाती थी दोस्तों। जांच यानी या सोना है या चांदी है या तांबा है, इस तरह से वो शुद्धता की जांच करना पड़ता था। ये जो समस्याएं थी दोस्तों, इसलिए क्या है दोस्तों, धातु मुद्रा की समस्या क्या थी, तो उसका जो सही उत्तर होगा बी होगा। अगर मैंने यहाँ पे जो समझाया, अगर वो ऑप्शन में आ जाएगा, ऑप्शन में, तो उसका सही जो उत्तर होगा वही लगाना है दोस्तों। तो यहाँ पे तो बी हो जाएगा, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। सिक्कों का निर्माण किनसे प्रारंभ किया गया, यानी किसने प्रारंभ किया है, सिक्कों का जो निर्माण है वह किसने प्रारंभ किया है। तो मैंने पहले से जो शुरू से बोल रहा हूं दोस्तों, किसने किया है, तो ये व्यापारी ने, बी शासक ने, सी किसान ने, डी कारीगर ने। तो इसकी जो शुरुआत है दोस्तों वो है शासकों ने जो है शुरुआत की है। और कई शासक तो दोस्तों तांबे के सिक्के बनाते थे, और कई जो है दोस्तों चांदी के सिक्के बनाते थे, और कई राजा जो थे दोस्तों वो जो है सोने के सिक्के बेचते थे, ओके, मुद्राएं लेन देने के लिए इस्तेमाल करते थे, ओके। तो इसका सही जो उत्तर होगा बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्कों का एक लाभ क्या था, सिक्कों का जो है एक लाभ क्या था, ए वजन अलग अलग, बी शुद्धता संदिग्ध, सी समान यानी समान आकार व वजन, डी शीघ्र नष्ट हो जाना। तो इसका एक ही लाभ था दोस्तों, वो था समान आकार व वजन जो है समान होता था। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कागजी मुद्रा की शुरुआत किसके भरोसे पर हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। ये व्यापारी, बी सुनार, सी किसान, डी मजदूर। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी, ओके। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, कागजी मुद्रा की शुरुआत सुनारों के भरोसे पर इसलिए हुई है क्योंकि लोग सोने चांदी के सिक्के साथ लेकर चलने के बजाय उन्हें जो है सुरक्षित रखने के लिए सुनारों के पास जाते थे दोस्तों। सुनार के पास जाके और उनके पास बदले में वो जो सिक्के थे उन्हें दे देते थे दोस्तों, ओके। सुनार के पास जाके उनके पास जो सिक्के हैं वो सुनार को देकर क्या करते दोस्तों, वो रसीद लेते थे, ओके, जमा करते हैं और रसीद लेते थे, ओके, रसीदें लेते थे, ओके। रसीदें यानी नोट लेते थे, या रसीदें ही बाद में कागजी मुद्रा बन गई क्योंकि ये धारक को सोने के मूल्य के बराबर भुगतान का आश्वासन देती थी, क्योंकि भुगतान का आश्वासन देती थी जिससे लेन देन आसान और सुरक्षित हो गया था दोस्तों। तो इसलिए जो है इसकी जो हिस्ट्री है दोस्तों ऐसी है, इसलिए इसका सही उत्तर जो है दोस्तों बी होगा। पहले हमने क्या किया दोस्तों, तो पहले हमने देखा, पहला क्या देखा, वस्तु विनिमय, ओके, वस्तु विनिमय देखा। और दूसरा क्या किया दोस्तों हमने, मुद्राएं, ओके, दूसरा क्या किया, मुद्राएं, ओके। और तीसरा क्या आया दोस्तों, तीसरा जो है दोस्तों वो है कागजी यानी कागजी लेन देन, ओके, कागजी लेन देन के बारे में। ये जो है सीरियल से आ रहा है, देखो समझो आप, हाँ, जो समझो दोस्तों, इस चीज को समझ कर पढ़िए, इस तरह से आपको पढ़ना है, तब जाके आपको एक माइंड सेट बन जाता है, एक जो है दोस्तों माइंड मैप हो जाएगा आपके दिमाग में, और उसी हिसाब से आप चलते जाओगे, ओके। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हम देखते हैं। सुनार द्वारा दी गई रसीद क्या दर्शाती थी, तो सुनार द्वारा दी गई रसीद जो थी दोस्तों वो क्या दर्शाती थी, ये ऋण, बी जमाधन, सी कर, डी उपहार। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी। इससे पहले मैंने बता दिया था जमा राशि, ओके। जमा राशि के लिए उन्हें क्या करते थे, वो जो है दोस्तों रसीद लेते थे, क्या करते थे, रसीद लेते थे, ओके। तो इसका सही उत्तर बी हो गया दोस्तों, ओके। आगे बढ़ते हैं हम, अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैंक किस प्रकार की संस्था है, बैंक जो है किस प्रकार की संस्था है। तो ए सामाजिक, बी धार्मिक, सी व्यापारिक, डी राजनीतिक। तो जो बैंक जो है दोस्तों, बैंक जो संस्था है वो जो है दोस्तों व्यापारिक संस्था है, ओके। वो क्या है, व्यापारिक यानी लेन देन करता है दोस्तों। बैंक क्या करता है, लेन देन करता है, इसलिए वो क्या हो जाता है दोस्तों, वो व्यापारिक संस्था हो जाती है, ओके। ध्यान में रखना दोस्तों आप। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम।
बैंक की आय का मुख्य स्रोत क्या है? बैंक की आय का मुख्य स्रोत क्या है? जमा, ए जमा, बी ब्याज, सी कर, डी भुगतान। तो मुख्य स्रोत है यानी बैंक टिका रहना चाहिए, ग्राहक जमे रहना चाहिए, तो उसका जो मुख्य स्रोत है दोस्तों ब्याज है दोस्तों। ओके, सेविंग, जो सेविंग अकाउंट है दोस्तों, जिसका भी सेविंग अकाउंट है उनको ब्याज मिलता रहता है दोस्तों। ओके, ब्याज मिलता रहता है। और वो ब्याज, और जिसको लोन देते हैं दोस्तों, जिसे लोन देते हैं उन्हें क्या करते हैं दोस्तों, जो है ब्याज लेते हैं। ब्याज जमा क्यों करते हैं दोस्तों? हाँ, लोन लेन देन के लिए जो है दोस्तों जमा करते हैं। ओके, समझ में आया? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। तो इसका जो सही उत्तर बी हो गया। ओके, अगला प्रश्न है, बचत खाता खोलने का उद्देश्य क्या है? इससे पहले बताया था दोस्तों मैंने, ये व्यापार, बी धन सुरक्षा व ब्याज, सी कर भुगतान, डी ऋण देना। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों बी धन सुरक्षा व ब्याज। तो बैंक में हम खाता क्यों खोलते हैं? क्योंकि हमारा जो धन है वह सुरक्षित होना चाहिए, और उसके साथ साथ ही वो सुरक्षित के साथ उसे ब्याज भी हमें मिलना चाहिए। इसलिए हम क्या करते हैं दोस्तों, सेविंग अकाउंट, बचत अकाउंट, बचत खाता का मतलब क्या है दोस्तों, सेविंग अकाउंट। ओके, याद रखिए, सेविंग अकाउंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही आपको हिंदी अंग्रेजी में जब शब्द बताया जाएगा तब समझ में आएगा। हिंदी का शब्द हम सुनते नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, अरे ये क्या है, ऐसा सोचते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो बैंकिंग की जो शब्दावली होती है दोस्तों वो थोड़ा डिफिकल्टी होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बचत खाते की विशेषता क्या है? बचत खाते की विशेषता क्या है? ए निश्चित अवधि, बी कभी निकासी नहीं, सी कभी भी राशि निकाल सकते हैं, डी ब्याज नहीं मिलता है। तो इसकी जो विशेषता है दोस्तों वह है सी, हम कभी भी राशि निकाल सकते हैं। उसको जो टाइम लिमिट कोई भी नहीं रहता दोस्तों। ओके, और फिक्स्ड डिपॉजिट भी नहीं रहता दोस्तों। ओके, तो ये हम कभी भी निकाल सकते हैं। आजकल हम वही कर रहे हैं, सभी का पास, आजकल सभी के पास जो है दोस्तों सेविंग अकाउंट देखने को मिलता है। ओके, सभी के पास सेविंग अकाउंट, बहुत सारे लोगों के पास सेविंग अकाउंट ही होगा दोस्तों, क्योंकि जो पैसे राशि जो है निकाल सकते हैं और डिपॉजिट भी कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए, चालू खाता, करंट अकाउंट, चालू खाता यानी करंट अकाउंट दोस्तों। ओके, करंट अकाउंट, करंट अकाउंट जो है देखिए मुख्यतः किसके लिए होता है? अकाउंट जो है किसके लिए होता है दोस्तों? ए विद्यार्थी के लिए, बी किसान के लिए, सी व्यापारी के लिए, डी मजदूर के लिए। तो ये जो है दोस्तों करंट अकाउंट जो है दोस्तों वह व्यापारियों के लिए होता है, जो भी व्यापार करता है, बिजनेस करता है। ओके, उन बिजनेस करने वालों के लिए दोस्तों ये करंट अकाउंट होता है। कोई भी बिजनेस हो दोस्तों, किसी का जो है शॉपिंग मॉल हो, ओके, हाँ, किसी का जो है फैक्ट्री या कंपनी हो, ओके, या किसी के लिए छोटा फैक्ट्रीज के अलावा जो भी है दोस्तों, इसके लिए जो है दोस्तों वो व्यापारी जो लोग हैं होते हैं वो करंट अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, देखिए, चालू खाते पर सामान्यतः क्या नहीं मिलता है? तो चालू खाता जिसका भी होता है दोस्तों उसे क्या नहीं मिलता? ये चेक, बी ब्याज, सी लेन देन सुविधा, डी जमा सुविधा। तो इसके लिए जो है चालू खाता होता है उनके लिए जो है दोस्तों ब्याज नहीं मिलता है। तो हमें ब्याज कहाँ पे मिलता है दोस्तों? सेविंग अकाउंट पे ब्याज मिलता है। ओके, सेविंग अकाउंट पे ब्याज मिलता है और करंट अकाउंट पर ब्याज नहीं मिलता है। ओके, चलिए दोस्तों, ओके आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवृत्ति यानी आवृत्ति जमा खाता किसके लिए उपयुक्त है? ये एक मुश्त जमा, बी प्रतिदिन निकासी, सी नियमित बचत, डी व्यापार। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं दोस्तों, फिर बाद में उसका उत्तर हम बता देंगे। ओके, देखिए दोस्तों, जो आवृत्ति जमा खाता होता है उसे हम आरडी कहते हैं दोस्तों। आरडी अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आरडी कहते हैं। ये जो खाता है दोस्तों किसके लिए उपयुक्त है? तो ये जो यानी महीने में थोड़ी थोड़ी राशि, थोड़ी थोड़ी बचत करते हुए निश्चित अवधि, यानी कोई निश्चित अवधि, जो भी निश्चित अवधि होती है उस अवधि तक क्या करते हैं दोस्तों, किसी को समझो दोस्तों 10 साल जो है डिपॉजिट करना है थोड़ी थोड़ी राशि, तो 10 वर्ष तक वो राशि जमा करके एक मैक्सिमम राशि के लिए वो क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा निवेश करते रहते हैं दोस्तों। ओके, उसके लिए है जो दोस्तों ये खाता, जमा खाता उपयुक्त है दोस्तों। ये आवृत्ति जमा खाता उसके लिए उपयुक्त है। और ये कौन उपयोग करता है? तो दोस्तों निश्चित आय वाले, यानी जिसकी आय लगातार आती होती है, यानी मुनाफा बढ़ता है, जो बिजनेसमैन है या छोटा कोई गृहिणी है, यानी गृहिणी है, कोई वेतन कर्मचारी है, यानी वो वेतन कर्मचारी है,
कोई भी सरकारी जॉब वाला हो, जो भी लोग होता है, तो दोस्तों ये थोड़े थोड़े पैसे बचत करते हैं। इसलिए इस जो खाते का आवर्ती जमा खाते का उपयोग वही लोग करते हैं जो थोड़ा थोड़ा पैसा बचत करते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, यानी नियमित बचत। हर रोज एक लिमिट रखेंगे, 10 वर्ष तक करेंगे, तो यानी महीने के लिए एक 5,000, 2,000, ओके, या 1,000 रुपए ऐसा बचत करते हैं दोस्तों। ओके, तो इसलिए वो उपयुक्त होता है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, अवधि निश्चित जमा में क्या विशेषता होती है? तो अवधि निश्चित यानी किसी की अवधि है, यानी अवधि है कि मुझे 10 साल जमा करना है, तो उसमें उसकी विशेषता क्या होती है? तो ये कभी भी, यानी कभी भी निकासी, बी अधिक ब्याज, सी शून्य ब्याज, डी मासिक निकास। तो इसका सही उत्तर होगा अधिक ब्याज भी मिलता है दोस्तों। जैसे हम जमा करते हैं उस तरह से उनको हमें ब्याज भी मिलते रहता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे देखिए दोस्तों, BSBDA खाते की विशेषता क्या है? जो BSBDA खाते की विशेषता क्या है दोस्तों, हम यहाँ पे देखते हैं। ये न्यूनतम बैलेंस आवश्यक, बी न्यूनतम बैलेंस आवश्यक नहीं, सी केवल व्यापार हेतु, डी केवल बच्चों हेतु। तो इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं दोस्तों। इसका तो उत्तर होगा बी न्यूनतम बैलेंस आवश्यक नहीं है। ये जो खाता होता है दोस्तों BSBDA जो खाता होता है उसमें न्यूनतम बैलेंस यानी मिनिमम बैलेंस जो होता है 1,000 रुपये रखना, ऐसा कहता है ना दोस्तों। हमें अकाउंट खाली नहीं रखना है, उसमें 1,000 2,000 रुपये रखना है, ऐसा कहता है ना। तो इस अकाउंट में वो जरूरी नहीं है। ओके, तो इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। पहले तो हम इसका जो फुल फॉर्म है दोस्तों, इसका जो फुल फॉर्म है वो बताएंगे आपको। इसका जो फुल फॉर्म है बी यानी बेसिक, ओके दोस्तों, बी यानी बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट, ओके, डिपॉजिट अकाउंट। ओके, इसका जो सही जो है दोस्तों यानी फार्मूला जो है दोस्तों, यानी इसका संपूर्ण रूप जो है दोस्तों वह है BSBDA का जो बैंक बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं दोस्तों। ओके, इसमें क्या होता है दोस्तों, एक प्रकार का बचत खाता है जिसमें कोई न्यूनतम बैलेंस रखने की आवश्यकता नहीं होती है। यह वित्तीय समावेशन यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए है, खासकर कम आय वाले लोगों के लिए। यह डेबिट कार्ड, पासबुक जैसी बुनियादी बैंकिंग सुविधाएं देता है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें होती है जिसे एक निश्चित सीमा तक ही निकासी और जमा की अनुमति, और एक व्यक्ति एक ही बैंक में एक से ज्यादा BSBDA नहीं रख सकता है। और यदि कोई दूसरा खाता है तो उसे 30 दिनों में बंद करना पड़ता है। अगर कोई दूसरा खाता होगा तो दोस्तों उसे 30 दिनों में क्या करना पड़ता है, बंद करना पड़ता है। ओके, तो ये है दोस्तों BSBDA। ओके, फुल फॉर्म जो है दोस्तों आपको हमने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तो इसका जो सही उत्तर होगा हमने पहले ही बताया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, फिर से आ गया है। BSBDA में ATM निकासी कितनी बार की यानी कितनी बार जा सकती है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ए 2 बार, बी 3 बार, सी 4 बार, डी 5 बार। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 4 बार ही वो निकासी कर सकते हैं दोस्तों ATM से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, जनधन प्रधानमंत्री जनधन योजना का उद्देश्य क्या था? तो प्रधानमंत्री जनधन का उद्देश्य जो था दोस्तों, ये कर संग्रह, बी शून्य बैलेंस खाते, सी व्यापार ऋणी, डी कृषि विकास। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वह है बी। ओके, बी जो है शून्य बैलेंस खाते, ये इसका विकास है। क्योंकि दोस्तों जो लोग अपना अकाउंट ओपन नहीं कर पाते थे, यानी सभी लोगों को जो है बैंक यानी ऑनलाइन पेमेंट के लिए जो है दोस्तों बैंकों के साथ जोड़ने के लिए जो है दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है दोस्तों आई थी। तो ये जो है दोस्तों ये कब आया है? तो जनधन योजना 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की थी दोस्तों, जिसका लक्ष्य यानी इसका जो लक्ष्य था दोस्तों, जनधन योजना का जो लक्ष्य था यानी सभी परिवारों को क्या करना है दोस्तों, सभी परिवारों को बैंकों की सेवा से क्या करना है, जोड़ना है, बैंकों की सेवा से जोड़ना है और वित्तीय समावेश सुनिश्चित करना था। इसलिए 2014 में
जो है दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की गई थी 14 अगस्त 2014, सॉरी 28 अगस्त 2014। ओके, याद रखिए दोस्तों। इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर शून्य बैलेंस खाते। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 22, जनधन योजना में कौन सी सुविधा दी जाती है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन है मकान, बीमा कवर, पेंशन, छात्रवृत्ति। तो जनधन सेवा में जो दोस्तों बीमा कवर दिया जाता है, यानी जनधन सेवा जिसको भी अकाउंट है दोस्तों उनके लिए बीमा कवर होता है। तो इसका सही उत्तर जो होता है दोस्तों बी होता है। जनधन सेवा का उद्देश्य तो मैंने बता दिया ना दोस्तों इससे पहले। ओके, वो जो है सभी देश के सभी परिवारों को बैंकिंग सेवा से जोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जनधन योजना बनाया। वो जो आया है दोस्तों 2014 में। ओके, 28 अगस्त को जो है ये आया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम। अगला प्रश्न है, चेक का उपयोग किस लिए होता है? चेक का आप सब देख चुके होंगे दोस्तों, हर एक सुन चुका है, यानी हम इतनी पढ़ाई कर चुके हैं कि यहाँ पे एक चेक होता है दोस्तों। के यहाँ पे अकाउंट नंबर ये होता है, यहाँ सिग्नेचर होता है, अकाउंट यहाँ पे होता है दोस्तों, बैंक का नाम। ओके, ये तो बोलने की जरूरत नहीं, मगर वो चेक जो होता है वो उपयोग किसके लिए होता है? नगद जमा के लिए, बी नगद निकासी भुगतान के लिए, नगद भुगतान के लिए, या कर भुगतान के लिए, या ब्याज गणना के लिए। तो वो जो है दोस्तों चेक का उपयोग हम इसलिए करते हैं कि नगद जो भुगतान करने के लिए हम क्या करते हैं? चेक का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रॉस चेक का लाभ क्या है? क्रॉस चेक का लाभ क्या है? तो ये क्रॉस चेक क्या है दोस्तों, हम पहले इसको देखने के बाद फिर उसके बारे में हम बताएंगे। तो ये नगद तुरंत, बी अधिक ब्याज, सी सुरक्षा, डी कर छुट्टी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सुरक्षा। तो ये जो क्रॉस चेक है दोस्तों, इससे हमें क्या लाभ है और क्या है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे दोस्तों के। तो दोस्तों जो क्रॉस चेक का लाभ से पहले हम क्रॉस चेक क्या होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। ये जो क्रॉस चेक होता है दोस्तों, एक ऐसा चेक जिस पर दो समांतर रेखाएं होती है दोस्तों। ये चेक होता है, उसके ऊपर दो समांतर रेखाएं खींची होती है, जो उसे सिर्फ बैंक खाते में जमा करने के लिए बाध्य करती है। जो चेक होता है दोस्तों हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो भी जमा राशि है बैंक खाते में ही हम जमा कर सकते हैं। ओके, और इसका मुख्य लाभ यह है कि अत्यधिक सुरक्षित है दोस्तों। ये जो है अत्यधिक सुरक्षित है दोस्तों। ओके, सुरक्षित है क्योंकि यह धोखाधड़ी से बचाता है और सुनिश्चित करता है कि पैसा केवल सही व्यक्ति के खाते में ही जाए, और जिससे यह व्यवसाय और व्यक्तियों के लिए सुरक्षित भुगतान विधि बन सकता है दोस्तों। तो ये जो है क्रॉस चेक वही है दोस्तों के पहचान ना करें। तो इसके बारे में हमने ये आपको क्रॉस चेक के बारे में बता दिया। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों पहले ही बताया, सुरक्षा जो है दोस्तों इसका सही उत्तर है। तो सी जो है दोस्तों इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए। डिमांड ड्राफ्ट किसके द्वारा जारी होता है? डिमांड ड्राफ्ट जो होता है वो किसके द्वारा जारी होता है? ये ग्राहक, बी व्यापारी, सी बैंक, डी सरकार। तो ये जो डिमांड ड्राफ्ट होता है दोस्तों, ये जो होता है दोस्तों बैंक द्वारा, यानी बैंक द्वारा ही जारी किया जाता है। ओके, तो इसका सही उत्तर जो होगा सी। चलिए 26 नंबर का प्रश्न देखिए दोस्तों। यहां पे डिमांड ड्राफ्ट किसके नाम पर होता है? ये जारीकर्ता, बी प्राप्तकर्ता, सी बैंक, डी क्लर्क। तो इसका सही जो उत्तर है दोस्तों वो है बी प्राप्त। और ये जो डिमांड ड्राफ्ट है दोस्तों इसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ओके, तो देखिए दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट जो होता है दोस्तों अंग्रेजी में उसे डीडी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? डीडी कहते हैं। ओके, डीडी बैंक द्वारा जारी किया जाता है दोस्तों। प्रीपेड और सुरक्षित वित्तीय साधन है जो एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति या संस्था को निश्चित राशि भेजने के लिए, किसी को अगर हमें निश्चित राशि भेजना है तो हम क्या करते हैं दोस्तों? चेक, यानी सॉरी चेक नहीं, डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी निकालते हैं। क्यों निकालते हैं दोस्तों? क्योंकि जो व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति संस्था की निश्चित राशि भेजने की गारंटी देता है, क्योंकि पैसा पहले ही बैंक में जमा हो चुका होता है, जिससे यह चेक की तुलना में अधिक विश्वसनीय, धोखाधड़ी मुक्त होता है और बाउंस होने की संभावना नहीं होती है। अगर पैसे कम हो तो चेक क्या होता है दोस्तों? बाउंस हो जाता है। ओके, चेक जो है दोस्तों बाउंस हो जाता है, और डीडीओ में यानी डीडी में ऐसा नहीं होता है, इसलिए चेक की तुलना में अधिक विश्वसनीय और धोखाधड़ी से मुक्त होता है दोस्तों। ओके, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं।
बैंक किससे धन लेकर किसे देता है? ये एक बैंक जो होता है दोस्तों, वह किसके पास से धन लेता है और किसे देता है? तो ये सरकार जो है, व्यापारी, बी जमाकर्ता ऋणकर्ता, सी किसान व्यापारी, डी मजदूर। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, वह जमाकर्ता और ऋणकर्ता को जो है दोस्तों उस धन लेकर देता है दोस्तों। जमाकर्ता के पास से क्या करता है दोस्तों? धन लेता है। ओके, धन लेकर क्या करता है? ऋण ऋण देता है दोस्तों। ओके, ऋणकर्ता के पास से ब्याज लेता है। ओके, ऐसा चलते रहता है दोस्तों, ये प्रक्रिया चलती ही रहती है, इसलिए इसका सही जो उत्तर होगा बी होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। ऋण पर ब्याज क्यों अधिक होता है? ऋण पर जो है ब्याज अधिक क्यों होता है? क्योंकि ये जोखिम अधिक, बी सुविधा कम, सी अवधि कम, डी नियम नहीं। तो इसका जो सही जो उत्तर है दोस्तों, वो है ये जोखिम अधिक होता है। तो इसलिए ऋण पर ब्याज अधिक लेता है ये, क्योंकि जोखिम भरा काम होता है, इसलिए वो ज्यादा जो है ऋण लेता है दोस्तों। अगला प्रश्न जो है, किसान ऋण किस से यानी किस उद्देश्य से लेते हैं? किसान जो होते हैं दोस्तों, वो ऋण किस उद्देश्य से लेते हैं? यह विवाह, बी उर्वरक बीज, सी पर्यटन, डी शिक्षा। तो वो जो दोस्तों बीज लेते हैं किसान, वो है इसका सही उत्तर। बीज लेने के लिए जब जमीन में बीज बोना होता है उस समय ही दोस्तों ऋण लेता है किसान, जो है ऋण लेता है। आजकल क्रॉप लोन कहते हैं दोस्तों, हाँ क्रॉप लोन लेते रहते हैं किसान लोग, क्रॉप लोन लेता ही रहता है, क्योंकि बीज बोते समय यानी खेती में जो है दोस्तों फसल उगाने से पहले यानी उस समय लेते हैं जब बीजारोपण होता है, रोपण होने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। गृह ऋण में क्या गिरवी रखा जाता है? ये तो सिंपल सी बात है दोस्तों, ये सिंपल सी बात आपको याद रखना है। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, अगर घर पर ऋण ले रहे हैं तो इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों मकान ही होगा ना दोस्तों, घर ही होगा ना। घर पर ऋण ले रहे हैं तो घर ही होगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। वाहन ऋण में क्या जमा किया जाता है? वाहन ऋण हम लेना चाहते हैं, समझो हम वाहन ऋण लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो क्या हमें जमा करना पड़ता है? ये जमीन, बी मकान, सी वाहन के दस्तावेज, डी फसल, सी। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर वाहन के दस्तावेज जो है दोस्तों जमा किया जाता है जब भी हम वाहन लेते हैं। ओके, फिर बाद में हमें नो ड्यू देने के बाद ही क्या होता है दोस्तों, वो जो कागजात होते हैं वो हमें दे देते हैं। ओके, क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हैं दोस्तों, क्लियरेंस सर्टिफिकेट कहते हो, फिर हमें देते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, एसएचजी का पूरा नाम क्या है? तो एसएचजी का पूरा नाम देखिए, ये स्मॉल हेल्प ग्रुप, बी सेल्फ हेल्प ग्रुप, सी बी सेल्फ हेल्प ग्रुप, सी सोशल हेल्प ग्रुप, डी स्टेट हेल्प ग्रुप। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों वह है बी सेल्फ हेल्प ग्रुप, जो है इसका सही ग्रुप है दोस्तों। तो ये एसएचजी का यानी हम देखे पूरा नाम, मगर ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ी हम चर्चा करते हैं। ओके, तो ये जो होता है दोस्तों, ये स्वयं सहायता समूह कहते हैं दोस्तों। इसको क्या कहते हैं? स्वयं सहायता समूह, सेल्फ हेल्प ग्रुप। ओके, सेल्फ हेल्प ग्रुप इसे क्या कहते हैं? स्वयं। ओके, स्वयं सहायता समूह कहते हैं। ओके, समूह कहते हैं। और जो जहां समूह के सभी सदस्य, इसमें जो है दोस्तों समूह होता है, समूह से पता चलता है ना दोस्तों, इसमें जो है कुछ लोग होते हैं, यानी 10 से 15 लोग होते हैं दोस्तों, 10 से 15 लोग होते हैं, और वे अपनी बचत और आपसी भरोसे के रिश्ते जमा करते हैं, यानी संयुक्त सब मिलाकर क्या करते हैं? बैंकों में पैसा जमा करते हैं। ओके, पैसा क्या करते हैं दोस्तों? जमा करते हैं। ओके, सामूहिक रूप से भुगतान करते हैं, और जो सदियों को जरूरत यानी सदस्यों को जिसको भी जरूरत है वो क्या करता है दोस्तों, उसके हिसाब से वो पैसा क्या करता है? जमा करता है, और बाद में क्या करता है दोस्तों? उस पैसे को लेकर छोटा बहुत अपना जो काम करता है दोस्तों। क्या है वो दोस्तों? यहाँ पे तो इसका ये समझने के लिए डाकरा ग्रुप आपको सबको पता है दोस्तों, डाकरा ग्रुप। ओके, डाकरा ग्रुप अगर आपको पता है तो समझ जाओगे। वो लोग क्या करते हैं दोस्तों? 15 या 20 लोग होते हैं, या 10 या 15 लोग होते हैं। ओके, वो लोग क्या कहते हैं? सभी लोगों को क्या होता है, अगर कोई 500 सब लोग 500 जमा करते हैं दोस्तों। ओके, कुछ 500 जमा करके एक ऋण लेते हैं दोस्तों। ओके, ऋण लेके उसको जमा कर देते हैं, और अगला ऋण जो है दूसरा व्यक्ति लेता है, जो ऐसा सर्किल चलते ही रहता है दोस्तों। सदस्यों को ऋण देना, समूह बैठक में जरूरत के अनुसार सदस्यों को फंड से ऋण दिया जाता है, जैसे सिलाई, किराना,
आय सृजन, कोई किराना दुकान डालना चाहता है और कोई सिलाई मशीन लेना चाहता है, सिलाई की मशीन लेना चाहता है, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, एक एक करके अपनी अपनी जो ज़रूरत है उसको पूर्ण करते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, अपना व्यापार करते रहते हैं, और जो पैसा होता है सभी मिलकर उसमें जमा करते रहते हैं दोस्तों। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों ये क्या है। ओके, SHG क्या होता है आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है SHG का मुख्य उद्देश्य क्या है। जो SHG का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये कर संग्रह, बी सामूहिक बचत, सी व्यापार, डी खेती। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों बी सामूहिक बचत जो है इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं हम। बैंक किसके माध्यम से लेन देन करता है। तो ये वस्तु के माध्यम से, ये पहला आता है दोस्तों, बी मुद्रा, ये दूसरा आता है, सी अनाज, यानी ये इससे पहले हमने देखा था दोस्तों वस्तु, ओके, फिर मुद्रा आया, ओके, उसके बाद कागज, ओके, कागज, अभी क्या आया दोस्तों, यानी कागजी रुपए ही आए, ओके, सिक्के, मुद्राएं, सिक्के, रुपए। तो यहाँ पे प्रश्न देखिए दोस्तों, बैंक किसके माध्यम से लेन देन करता है। तो बैंक जो है दोस्तों मुद्रा के माध्यम से जो है लेन देन करता है। आजकल बैंक जो है मुद्रा के माध्यम से लेन देन कर रहा है। देखो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, बैंकिंग में कंप्यूटर का उपयोग क्यों किया जाता है। जो बैंक है वो कंप्यूटर का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां भी जाओ दोस्तों बैंक में आपको कंप्यूटर दिखाई देता है। क्यों उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये सजावट के लिए नहीं, बी तेजी व सुविधा के लिए, यस, सी कर निर्धारण के लिए, नो, डी प्रचार नहीं। तो इसका सही उत्तर जो होगा बी तेजी व सुविधा से। तो पहले, इससे पहले क्या होता था दोस्तों, मशीनें जब नहीं थी, यानी पैसे मापने की जो मशीनें आजकल हमें दिखाई दे रहे, जैसे ही बंडल हम रख देते हैं वो काउंट कर देता है। उससे पहले हम क्या करते थे दोस्तों, तब मशीनें नहीं थी, कंप्यूटर वगैरह नहीं था, तो रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता था दोस्तों। ओके, रजिस्टर जो है मेंटेन करना पड़ता है, सभी का जो है रजिस्टर मेंटेन करते हुए काम करना, यानी बहुत देरी होती थी। इसलिए आजकल तेजी से हो जा रहा है सुविधा के साथ। और आगे बढ़ते हैं, क्लियरिंग बैंक का कार्य क्या है। क्लियरिंग बैंक जो होता है उस बैंक का कार्य क्या है। तो ऋण देना, बी चेक निपटाना, सी खाता खोलना, डी ब्याज तय करना। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है बी चेक निपटाना, इसका सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, बैंक खाते की जानकारी किसे नहीं देना चाहिए। तो बैंक खाते की जानकारी जो है ए बैंकों को, बी परिवार को, सी अजनबी को, डी शाखा प्रबंधक को। तो इसका सही उत्तर जो है दोस्तों जो है वो है सी अजनबी को हमें नहीं देना चाहिए। ओके, मुद्रा का मूल्य किस पर आधारित है। तो मुद्रा का जो मूल्य है दोस्तों आजकल किस पर आधारित है, तो वो है विश्वास पर आधारित। आजकल नहीं दोस्तों, ये पहले का प्रश्न है शायद, ओके सॉरी, ये पहले का प्रश्न में है दोस्तों, विश्वास पर आधारित था दोस्तों। ओके, विश्वास पर आधारित था। जिसके पास सिक्के होते थे वो क्या करते हैं, सुनार के पास जमा करते थे और रसीद लेकर जाते थे। ओके, चलिए इसका जो सही उत्तर है सी। कागजी मुद्रा किसके द्वारा जारी होता है। जो कागजी मुद्रा किसके द्वारा जारी होता है, तो वो बैंकों द्वारा जारी होता है दोस्तों। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों, आप आसान से कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, वस्तु विनिमय में आवश्यक शर्त क्या थी। तो वस्तु विनिमय में आवश्यक शर्त क्या थी दोस्तों, ये समान मूल्य, बी समान आवश्यकता, सी समान वजन, डी समान रंग। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों समान आवश्यकता जो है इसकी एक शर्त थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बैंक में जमा धन किसका होता है। बैंक में जो जमा धन होता है वो किसका होता है दोस्तों, सिंपल सी बात है दोस्तों, वो ग्राहक का होता है, हमारा होता है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, बैंक ग्राहकों को क्या प्रदान करता है। ग्राहकों को क्या प्रदान करता है दोस्तों, तो वह जो है दोस्तों ऋण प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, बैंक क्यों लाभ कमाता है। ये मैंने इससे पहले डिस्कशन में बता दिया था दोस्तों, ये कर से, बी सेवा शुल्क से, सी ब्याज अंतर से, डी जुर्माना से। तो ये जो सही उत्तर होगा सी ब्याज अंतर से। तो क्योंकि बैंक क्यों लाभ कमाता है, क्योंकि लोन देने के लिए या लेन देन के यानी ऋण देने के लिए दोस्तों ये लाभ करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, अवधि निश्चित खाते में धन कब निकाला जा सकता है। अवधि निश्चित खाते में यानी निश्चित यानी सेविंग खाते में कब निकाला जा सकता है। तो इसका जो अवधि पूर्ण होने पर, सॉरी जो टर्म के बारे में बात करें, अवधि यानी समय, हमने इससे पहले बताया था 10-10 हजार अगर प्रति महीने में एक 10 वर्ष के लिए जमा करो, वो जो जमा राशि होती है कब निकाल आ सकते हैं, तो ये 10 वर्ष जब पूरे होते हैं तब हम निकाल सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है अवधि पूर्ण होने पर। ओके,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चेक पर क्या आवश्यक होता है? चेक पर सिंपल सी बात है दोस्तों, चेक पर जो है हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिमांड ड्राफ्ट यानी डीडी, डीडी चलिए दोस्तों डीडी उसके बारे में तो हमने चर्चा कर ली थी दोस्तों। तो डीडी ड्राफ्ट अधिक सुरक्षित क्यों है? क्योंकि दोस्तों वह यहाँ पे देखिए दोस्तों नगद होता है, बैंक द्वारा जारी है, ग्राहक लिखता है, डी ब्याज मिलता है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बैंक द्वारा जारी किया होता है, इसलिए वो सुरक्षित है दोस्तों। ओके, बैंक में बचत क्यों सुरक्षित है? बैंक में जो है बचत क्यों सुरक्षित है? ये घर में तिजोरी, बी सरकारी नियम, सी निजी नियंत्रण, डी गुप्त स्थान। तो इसका सही जो उत्तर है दोस्तों सरकार के कुछ नियम होते हैं, उसके नियमों के अनुसार जो है दोस्तों ये जो बचत जो है दोस्तों सुरक्षित है। ओके, बचत जो है दोस्तों सुरक्षित है। ओके, चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। बैंकिंग प्रणाली से क्या संभव हुआ? यानी बैंकिंग प्रणाली से क्या संभव हुआ दोस्तों, उससे क्या लाभ हुआ? तो वस्तु विनिमय, विनिमय क्या हुआ? घट गया। तेज लेन देन, ओके, कर वृद्धि, उत्पादन बंद। तो इससे क्या हुआ दोस्तों संभव हुआ? तो बैंकिंग प्रणाली से तेज लेन देन होना शुरू हो गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मुद्रा के बिना व्यापार को क्या कहते हैं? मुद्रा के बिना जब हम व्यापार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ये बैंकिंग, बी वस्तु विनिमय, सी ऋण, डी जमा। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वस्तु विनिमय जो है दोस्तों इसे कहते हैं। हमने बताया था ना दोस्तों मुद्रा से पहले वस्तु ही थी। ओके, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? मुद्रा का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण क्या है? ये बाहरी होना, बी विभाज्य होना, सी शीघ्र नष्ट होना, डी रंगीन होना। तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों बी विभाज्य होना ही उसके महत्वपूर्ण गुण है दोस्तों उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। वस्तु विनिमय पद्धति में लेन देन किस आधार पर होता था? तो वो जो आधार था दोस्तों वो आवश्यकता के आधार पर वो होता था। ओके, चलिए जिसको जैसी आवश्यकता थी उसके आधार पर ही वो होता था दोस्तों। अगला प्रश्न, मुद्रा को मध्यस्थ को क्यों कहा जाता है? मुद्रा को यानी मध्यस्थ क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह भारी होती है, ओके, क्योंकि यह विनिमय को सरल बनाती है, क्योंकि यह दुर्लभ होती है, क्योंकि यह केवल बैंक में रहती है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है बी, क्योंकि यह विनिमय को सरल बनाती है दोस्तों। लेन देन का मध्यम मार्ग है दोस्तों, ये बीच में है दोस्तों। ओके, इसको चाहिए तो ये देना जरूरी है। ओके, इसको अगर कोई चीज चाहिए तो इसे क्या करना पड़ता है? ये देना पड़ता है। ये अगर इसके पास चला गया तो ये क्या करेगा? इसको जो ये है वो इसे दे देगा। ओके, तो इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। वस्तु विनिमय में दोहरे संयोग का अर्थ क्या है? हमने पहले चर्चा किया दोस्तों, उसमें चर्चा में आ गया था, फिर भी बताता हूं। ये समान वजन, बी समान मूल्य, डी सी दोनों पक्षों की आवश्यकता का मिलान, डी दोनों का किसान होना। तो इसका सही उत्तर है दोनों पक्षों की आवश्यकता का मिलना जो जरूरी है। जिसको चावल चाहिए, ओके, इसको चावल चाहिए, इसको क्या चाहिए दोस्तों? किसी को गेहूं चाहिए, इसको क्या चाहिए? गेहूं चाहिए। तो ये इसके पास है। ओके, गेहूं जो चावल चाहिए, चावल इसके पास है, जो जिसको गेहूं चाहिए गेहूं इसके पास है। ये अगर दो मिल गए तो ही लेन देन होगा, नहीं तो नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सिक्कों की शुद्धता की जांच किससे जुड़ी समस्या थी? तो देखिए ये आकार, बी रंग, सी धातु की गुणवत्ता, डी वजन। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों धातु। मैंने कहा था दोस्तों जांच की जो है इसका एक प्रमुख प्रॉब्लम था दोस्तों, यानी जो इसके लिए ये सही उत्तर होगा धातु की गुणवत्ता। इससे पहले हमने चर्चा की थी। ओके, उसकी गुणवत्ता को जांचा जाता था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनारों ने लोगों से क्या लेना शुरू किया? सुनारों ने जो है लोगों से क्या लेना शुरू किया था दोस्तों? ये कर, बी सेवा शुल्क, सी सुरक्षा शुल्क, डी मजदूरी। तो इसका सही जो उत्तर होगा दोस्तों होगा सी सुरक्षा शुल्क जो है लेना शुरू किया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कागजी मुद्रा का प्रारंभ किसके भरोसे पर हुआ है? तो कागजी तो वो तो इससे पहले हमने प्रश्न देखा था। इसका सही उत्तर है दोस्तों वहां पे आया था सुनार के द्वारा। क्या यहाँ पे क्या हुआ? कागजी, यानी उल्टा हो गया। कागजी मुद्रा का प्रारंभ किसके भरोसे हुआ? तो हुआ सुनार के भरोसे जो है हुआ है दोस्तों। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक में धन रखने का मुख्य लाभ क्या है? ये भी प्रश्न आ चुका था दोस्तों। धन जो है दोस्तों सुरक्षित रहता था, इसलिए इसका सही उत्तर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न है, बैंक ग्राहक को क्या देता है? बैंक जो ग्राहक को क्या, ये वस्तुएं, ऋण एवं सेवाएं, कर, छूट, जमीन। तो वो देता है बी ऋण एवं सेवाएं। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों हम।
अगला प्रश्न है, बचत खाते में धन रखने पर क्या मिलता है? बचत खाते में, सेविंग अकाउंट में तो हमें ब्याज मिलता है ना दोस्तों, सी। ओके, सही उत्तर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। चालू खाता यानी करंट अकाउंट किस प्रकार के लेन देन के लिए उपयुक्त था? तो वो जो दोस्तों वह अधिक लेन देन के लिए उपयुक्त था दोस्तों। ओके, मासिक कम ज्यादा ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, अधिक अगर पैसा लेना है तो करंट अकाउंट को इस्तेमाल करते हैं दोस्तों जो बिजनेसमैन होते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज हमने जो है 60 प्रश्नोत्तर को देखा है। हम जो है दूसरे वीडियो में क्या करेंगे, उस 60 के बाद में जो और 60 जो प्रश्न हैं उसे हम देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, जब भी आप वीडियो से लाभ ले रहे हो तो पहले दोस्तों मेरे लिए नहीं तो नहीं, जो पीपीटी बना रहा है, जो बंदा पीपीटी बना रहा है, जिसने मेहनत कर रहा है, उसके लिए तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, उसके लिए लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। बंदा उतनी मेहनत कर रहा है आपके लिए, यानी सरल बना रहा है, कुछ ना थोड़ा आपको लाभ हो रहा है, ऐसा आपको लगता है तभी करो दोस्तों। ओके, ऐसा लग रहा है कि हमें इस चैनल से जो है लाभ मिल रहा है, तभी आप क्या कीजिए दोस्तों, लाइक कीजिए। और जो वीडियो जो है दोस्तों संपूर्ण देखती जाएगा। और हम दोस्तों जैसे ही 19 तारीख को जो है, जैसे ही 19 तारीख को टेट खत्म हो जाएगा, हम तुरंत क्या करेंगे दोस्तों, डीएससी की तैयारी करेंगे। और दोस्तों जो भी टेट यानी एससी को 60 मार्क्स यानी 60 आया तो, और बीसी को जो है दोस्तों 75 आ गया तो, और जो ओसी है दोस्तों वो 90 है, तो दोस्तों अगर आपको 60 मार्क्स आए फिर भी आपके चांसेस है डीएससी लेने के, बीसी को 75 है फिर भी चांसेस है दोस्तों। मैं एक उदाहरण देता हूं दोस्तों, मेरा खुद का उदाहरण, मेरे थे 75, मैंने फिर से बता रहा हूं, मेरे थे 75, मेरे दोस्तों के थे 100, ओके 100, ऐसे मार्क्स मेरे दोस्तों के थे। ये कब की बात कर रहा हूँ, 2000, ये यानी गुरुकुला की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जब गुरुकुला में नेगेटिव मार्क्स होते हैं दोस्तों। ओके, नेगेटिव मार्क्स होते हैं, वहां पे भी टीजीटी में टेट देखा जाता है, 20 मार्क्स का वेटेज होता है दोस्तों। तो देखिए मेरा जो जोनल रैंक था, मेरा जो जोनल रैंक था वो था मेरा 6th रैंक दोस्तों। जोनल रैंक क्या था दोस्तों, मेरा 6th जोनल रैंक था दोस्तों। और मेरे दोस्तों को बेचारे जॉब भी मिस हो गया, उनको बहुत सारे लोगों को दोस्तों जॉब मिस हो गया, फिर भी वो कोशिश कहीं चूके होंगे, ऐसा नहीं कि वो कम पढ़े यानी उनको समझ में नहीं, ऐसा नहीं, कहीं तो गड़बड़ी होगी, यानी नेगेटिव उसको ज़्यादा लगाए होंगे, हाँ, या तो थोड़ा बहुत कहीं तो चूक गए होंगे, इसलिए वो उनको क्रैक नहीं कर पाए दोस्तों। फिर भी कोई बात नहीं दोस्तों। और एक उदाहरण देता हूँ, मेरा ही दोस्त का, मेरे दोस्त को 78 है दोस्तों, 78 डीएससी की बात कर रहा हूँ, परसों जो डीएससी थी उसके जो है 78 मार्क्स हैं। फिर वो उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल में दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो 2nd या 4th दोस्तों, 4th जो रैंक है उसे मिला है दोस्तों। 78 दोस्तों, 90 वालों को नहीं मिला। 90% जो मार्क्स है, 90 मार्क्स वाले को जो है दोस्तों डीएससी क्रैक नहीं कर पाए, खाली 78 मार्क्स वाला क्रैक किया दोस्तों। यहाँ पे डिफरेंस दोस्तों 7.5 से 1 मार्क्स मिलता है। तो अगर आपके 75 है तो 90 के लिए कितना हो गया दोस्तों, 2 या 3 मार्क्स, ओके, या 5 मार्क्स डिफरेंस। वो 5 मार्क्स जो है दोस्तों हम कहाँ से ले सकते हैं, तो डीएससी का जो सिलेबस होता है उसे सही से आप पढ़ोगे तो वहां से आपको जो है मार्क्स मिल सकते हैं, और उससे 5 क्या 10 मार्क्स भी अधिक मिल सकते हैं, 10 मार्क्स भी अधिक मिल सकते हैं। आप बस डीएससी यानी टेट क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों, डीएससी आपके हाथ में आ जाएगा, बस मेहनत करो, जॉब आपके हाथ में दोस्तों। ओके, चलिए दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों। और मैं दुआ करता हूं कि इस बार जो है वैकेंसीज अच्छी होनी चाहिए, वैकेंसी अच्छी होगी तो ही हमारा लाभ है दोस्तों। तो वैकेंसी अच्छी होनी चाहिए, अगर वैकेंसी 1 या 2 पोस्ट होंगे तो हमें बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ता है दोस्तों, फिर भी गुरुकुला में आप क्रैक कर जाओगे दोस्तों। तो आप नर्वस मत होइएगा, यानी नाराज यानी निराश मत होइए। ओके, धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए। ऐसे जुड़ते जाइएगा और अपनी तैयारी करते जाइएगा। दूसरे वीडियो में हम फिर से मिलते हैं दोस्तों।